नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह की आज से शुरुआत। दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में पेश होंगे ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 समेत 4 अहम विधेयक। झारखंड में छात्र प्रदर्शन हुआ तेज। आज विधानसभा घेराव की तैयारी। प्रदर्शन स्थल पर छात्रों का जुटना शुरू। राजधानी रांची में बढ़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुने अनुभव। कहा, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्रीय योजना मानने से किया इनकार। कहा, गाजा में हमास के खिलाफ जारी रहेंगे हमले। विश्व जैव ईंधन दिवस आज। ऊर्जा चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल बना कारगर विकल्प। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ चुके हैं अब तक 34 देश। और सावन का दूसरा सोमवार आज। सुबह से शिवालयों में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। भक्ति में हुआ वातावरण। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज से संसद के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 4 विधेयक, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के माध्यम से विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कामकाज में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने के प्रयास किया जाएगा। वहीं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाएंगे। लोकसभा में केरल राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधी विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन होंगे। वहीं राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन में बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तावित बैंकर बही साक्ष्य विधेयक के माध्यम से बैंकरों की बही खातों से संबंधित साक्ष्य के लिए कानून बनाने और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाने तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। वहीं कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही
प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले? जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारी शानदार मेडल विजेताओं की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। गेम्स के दौरान उनके अनुभवों के बारे में सुना। उन सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से गेम्स के दौरान उनके अनुभवों को सुना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच चुके हैं और रात से ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा हुए हैं। आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच समेत अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा को रद्द करने की है। करीब 17 दिनों से जारी इस आंदोलन के बीच रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत हुई। सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की सीबीआई से निष्पक्ष जांच के अलावा छात्र JSSC CGL की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विधानसभा परिसर के आसपास कंटीले तारों वाली बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि दंगा नियंत्रण वाहन और अन्य जिलों में अतिरिक्त जवान भी बुलाए गए हैं। हम आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों से यह अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उसको अगर रद्द करवाना है, उसमें अगर CBI जांच करवाना है, JSSC CGL को रद्द करवाना है, उसमें CBI जांच करवाना है, जो विधानसभा मार्च विधानसभा घेरावा है, आप झारखंड के किसी भी कोने में हो, इस आंदोलन को मार्च को सफल बनाने के लिए रांची जरूर आइए। रांची पुराना विधानसभा जरूर आइए। 9 से 10 बजे तक आप लोग वहां पहुंचिए। इस प्रकार से हम लोगों ने एक आंदोलन का स्टैंडर्ड सेट किया है, शुचिता के साथ, बिना किसी अभद्रता के। उसी प्रकार से जो हमारा मार्च होगा विधानसभा घेराव का, वह भी शांतिपूर्ण होगा। झारखंड के इतिहास में एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग। तो हमारे मित्रों को, हमारे बंधुओं को कृपया रोका ना जाए, उनका सहयोग कीजिए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह से सूचना मिल रही है कि उन लोगों को रोका जा रहा है। जो विधानसभा का मार्च हो रहा है उसमें हजारीबाग से, कोडरमा से और झारखंड के तमाम जिलों से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं और हमारे तमाम साथी हैं, हम सब इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और भारी संख्या में विधानसभा का जो पुराना भवन है वहां से लेकर के नए भवन तक हम लोग सभी साथ में मार्च करेंगे और इस आंदोलन को बिल्कुल पीसफुल मार्च के तौर पर हम लोग करेंगे। और आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल उत्पादन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के अलावा स्वच्छता में भी बड़ी मदद मिलती है। आखिर क्यों है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इतना खास? देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में औद्योगिक क्रांति के समय से ही कोयला, कच्चा तेल और गैस जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा खपत, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियां और जीवाश्म ईंधनों से पर्यावरण को लगातार होते नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए समय समय पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी जारी रहती है, जो आसानी से उपलब्ध होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक हों। ऊर्जा की इन चुनौतियों से निपटने में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एक बेहद कारगर विकल्प बनकर उभरा है।
बायोफ्यूल ऐसे ईंधन होते हैं जिन्हें पौधों या पशुओं के अपशिष्ट के बायोमास से बनाया जाता है। इन्हें आमतौर पर मक्का, गन्ना जैसी फसलों के अलावा पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। ये इसी वजह से बायोफ्यूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बायोफ्यूल की उपयोगिता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ही हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में बायोफ्यूल को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अगस्त 1893 में मूंगफली के तेल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक इंजन को चलाया था। आज इस्तेमाल होने वाले प्रमुख बायोफ्यूल्स की बात करें तो इसमें खाना पकाने के इस्तेमाल किए गए तेल और पशु वसा से बायोडीजल बनता है। वहीं मक्का और गन्ना जैसी फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाया जाता है, जबकि पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा बायोफ्यूल के तहत अन्य उन्नत जैव ईंधन और तरल ईंधन भी आते हैं। बीते करीब एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत हुई, तो वहीं वेस्ट टू वेल्थ के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए 2018 में गोबर और कृषि अपशिष्ट से खाद्य और बायो सीएनजी बनाने वाली गोबरधन योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री जीवन यानी जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत जैव इथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। आज 34 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। बायोफ्यूल्स न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवाश्म ईंधनों से बेहतर हैं, बल्कि पश्चिम एशिया संकट जैसी सप्लाई चेन चुनौती और तेजी से बढ़ते आयात खर्च को कम करने के लिए भी जैव ईंधन बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में E20 पेट्रोल के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन भी सामने आया है। अध्ययन में पाया गया है कि E10 प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग करने से प्रदर्शन या इंजन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन में खरा एथेनॉल ब्लेंडिंग की हम आपको बात बता रहे हैं और साथ ही आपको यहां बताते चले कि BS3, BS4 और BS6 मानकों वाले E10 वाहनों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षण में 2 पहिया और 4 पहिया दोनों श्रेणियों के वाहनों को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि परीक्षणों में वाहनों के प्रदर्शन में कई महत्वपूर्ण भिन्नता या असामान्य घिसाव, टूट फूट नहीं पाई गई और अध्ययन में ड्राइविंग अनुभव, इंजन स्टार्ट होने की क्षमता और मटेरियल कंपैटिबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच भी की गई है। इन सभी मानकों में कोई समस्या नहीं देखी गई। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये परिणाम भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और देश में E20 ईंधन के व्यापक उपयोग को साक्षी, कठोर परीक्षण और वैज्ञानिक वैधता का समर्थन प्राप्त है। ये अध्ययन E10 वाहनों के मालिकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब वे बिना किसी चिंता के E20 ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और PMAY-U 2.0 के अंतर्गत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक घर पूरे होकर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। सरकार किफायती आवास पहुंच बढ़ाने के लिए PMAY-U 2.0 को तेज कर रही है। 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में CSMC की 8वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के AWS परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घर मंजूर किए गए। इनमें BLC के तहत लगभग 1.42 लाख और AHP के 67,045 घर शामिल हैं। इसके साथ PMAY-U 2.0 के कुल स्वीकृत घर 18.38 लाख से अधिक हो गए। बैठक में 2.03 लाख घर महिलाओं, 16,662 वरिष्ठ नागरिकों,
21,954 अनुसूचित जाति, 14,252 जनजाति और 75,511 ओबीसी को आवंटित किए गए। कुल 1.25 करोड़ घरों में से 1 करोड़ महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं। आगे बढ़ते हैं। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु रात से ही स्नान कर मंदिरों के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसरों में वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और ओम नमः शिवाय तथा हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो महादेव की जय, विश्वनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और गंगोत्री तथा यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज 5 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और साथ ही ये अनुमान जताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई अन्य हिस्सों में भी आज तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की पूरी संभावना है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केरल में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। 14 में से 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य के 15 जिलों में 1,68,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में गोलाघाट, शिवसागर, उदलगुरी, कामरूप मेट्रो, नौगांव, कामरूप और धेमाजी शामिल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्रीय योजना को मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास अपने सभी हथियार नहीं छोड़ता, तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि गाजा में युद्ध खत्म करने की उनकी योजना पर बड़ी प्रगति हुई है और हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि योजना को कब और कैसे लागू किया जाए, इसे लेकर इजराइल और हमास के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। हमास ने ट्रंप की योजना को लेकर बातचीत जारी रखने की बात कही है। वहीं अमेरिका के दबाव के बाद इजराइल ने सोमवार से गाजा में अपने हमले कम कर दिए हैं। हालांकि नेतन्याहू के बयान से साफ है कि हमास के पूरी तरह हथियार छोड़ने तक इजराइल गाजा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच टकराव एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। यमन के हूतियों ने रविवार को लाल सागर के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में एक तेल प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया गया। यमन सरकार समर्थित सुरक्षा बल नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने कहा कि लाल सागर के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मोखा पर
हूती विद्रोहियों के हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 सैनिक और 3 आम नागरिक शामिल हैं। हमले में 15 नागरिक घायल हो गए। यमन के सूचना मंत्रालय के अनुसार हूतियों ने बंदरगाह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में इमारतों के साथ वहां अन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। ये बंदरगाह यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के नियंत्रण वाले प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि ड्रोन के जरिए दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब के जाजान शहर में अरामको की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सऊदी अरब मंत्रालय के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। हूतियों का ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब ने हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक अहम रक्षा समझौता किया है। समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। हालांकि मौजूदा हूती हमलों के जवाब में इस सुरक्षा समझौते के तहत तुर्की और पाकिस्तान किस तरह की भूमिका निभाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल लाल सागर और बाबुल मंदेब जलडमरू मध्य की रणनीतिक स्थिति के कारण इन हमलों का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये इलाका वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में हूती हमलों और सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। और कहते हैं जल है तो कल है। इस कहावत को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के छोटे से गांव परसतराई ने सच कर दिखाया है। सामुदायिक भागीदारी और जल संरक्षण के प्रति मजबूत संकल्प ने इस गांव को आज जल संरक्षण का एक सफल मॉडल बना दिया है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का परसतराई गांव जल संकट से जूझ रहा था, लेकिन सामुदायिक भागीदारी और जल संरक्षण के प्रति मजबूत संकल्प ने आज इस गांव की तस्वीर बदल दी है। अब परसतराई गांव पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है। इस बदलाव के केंद्र में है स्थानीय ग्रामीण सविता नेताम, जिनकी पहल से गांव में जल संरक्षण का व्यापक अभियान शुरू हुआ। हमारे ग्राम में जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता गड्ढा डबरी का निर्माण करवाएं। जल स्तर बहुत नीचा था तो पहले से ही बढ़ गया और सभी के घर में पानी की समस्या नहीं हो रही है और सभी के घर पानी अच्छा आ रहा है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए गांव में सुनियोजित तरीके से काम किया गया। सविता नेताम के प्रयासों से लगभग हर घर में सोख्ता गड्ढों यानी सोक पिट का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही वर्षा जल की हर बूंद को सहेजने के लिए घरों के अलावा ग्राम पंचायत भवन, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसी सरकारी इमारतों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए। जल संरक्षण आज परसतराई के लोगों की आदत बन चुका है। पूरे गांव ने मिलकर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का बीड़ा उठाया। नतीजा ये हुआ कि आज परसतराई जल संरक्षण की एक सफल मिसाल बनकर उभरा है। हमारे प्रधानमंत्री का सोच था कि हर घर में और हर गांव में जल की बचत हो ताकि भविष्य में वो हमारे जीवन को संवारे। आज हमारे गांव में किसान भाई और पूरे गांव ग्रामवासी जल संचय करके आज हमारे गांव में पूरी तरह से हर किसान खुश है। हमारे पंचायत में सोख्ता और वाटर हार्वेस्टिंग का 100 गड्ढा का निर्माण अभी हुआ है और साथ ही साथ अभी गहरीकरण भी हुआ है। जल संरक्षण का सीधा असर गांव के भूजल स्तर पर पड़ा। पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को धान की सिंचाई में सुविधा मिली। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ी और ग्रामीणों की आय के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। हमारे गांव में सविता नेताम जी ने बहुत सफल प्रयास किए हैं, जिससे हमारे गांव में जल की कमी महसूस नहीं किया जा रहा है। आज परसतराई गांव सिर्फ जल संरक्षण में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि अन्य ग्राम पंचायतों के लिए सीख का केंद्र भी बन गया है। धमतरी जिले की कई पंचायतें इस मॉडल से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए इसी तरह के प्रयास कर रही हैं। सविता नेताम और परसतराई गांव के लोगों की ये पहल सिर्फ जल संरक्षण की कहानी नहीं, बल्कि जनशक्ति की ताकत का उदाहरण भी है। ये मॉडल बताता है कि सामूहिक प्रयास, सही सोच और जन भागीदारी से जल संकट जैसी चुनौती का भी स्थायी समाधान संभव है। यही संदेश आज देश के हर गांव तक पहुंचाने की जरूरत है।
इस गांव में पहले पानी की समस्या थी, लेकिन गांव के सामूहिक प्रयास से इस गांव में पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गांव के लोगों ने सामूहिक प्रयास किया और जल संरक्षण किया। यह गांव जल संरक्षण करने का एक मिसाल बन चुका है। अपने कैमरा सहयोगी शिव साची के साथ श्रीवास सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, धमतरी। विश्व शेर दिवस पर भारत एक ऐसी संरक्षण सफलता का जश्न मना रहा है जिसकी शुरुआत विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी शेरों की आबादी से हुई थी। आज गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं। 2020 के मुकाबले इनकी संख्या में 32% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले एक दशक में शेरों की संख्या 70% से ज्यादा बढ़ी है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। कभी जिस शेर की दहाड़ खामोश होने की कगार पर थी, आज वही दहाड़ गुजरात के जंगलों और आसपास के इलाकों में गूंज रही है। ये है एशियाई शेर, दुनिया के सबसे मशहूर बड़े वन्य जीवों में से एक और भारत की बड़ी संरक्षण सफलताओं में शामिल। सदियों से शेर भारत की संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहा है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक शेरों की संख्या तेजी से घट चुकी थी। एशियाई शेर सिर्फ एक ही जंगली आबादी के रूप में बचा था। गुजरात के गिर और उसके आसपास के इलाकों में यही वजह थी कि शेरों का बचना एक बड़ी कामयाबी भी थी और इनके संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती भी। आंकड़े इस पूरी कहानी को बयां करते हैं। 2010 में गुजरात में शेरों की संख्या 411 थी। 2015 में ये बढ़कर 523 हो गई। 2020 में शेरों की संख्या 674 तक पहुंची और 2025 में हुई ताजा गणना में गुजरात में 891 शेर दर्ज किए गए। यानी 5 साल में शेरों की संख्या में 32% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और एक दशक में इनकी संख्या 70% से ज्यादा बढ़ी है। वयस्क मादा शेरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2020 में इनकी संख्या 260 थी, जो 2025 में बढ़कर 330 हो गई। शेरों की आबादी के लगातार बढ़ने के लिहाज से ये एक अहम संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ शेरों की संख्या में नहीं आया, बल्कि इस बात में भी आया है कि अब शेर किन किन इलाकों में पाए जा रहे हैं। सौराष्ट्र के अधिसूचित जंगलों, नदी के किनारे के इलाकों, राजस्व की जमीनों और दूसरे आसपास के क्षेत्रों में भी शेरों का दायरा बढ़ रहा है। इस बदलाव की एक बड़ी मिसाल है बरडा वन्यजीव अभयारण्य, जहां से शेर कभी गायब हो गए थे। अब वे प्राकृतिक रूप से एक बार फिर इस इलाके में पहुंच रहे हैं। 2023 में शेरों के प्राकृतिक रूप से बरडा पहुंचने के बाद 2025 तक यहां इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इनमें 6 वयस्क शेर और 11 शावक शामिल हैं। 2010 में 411 शेरों से लेकर 2025 में 891 शेरों तक का सफर एशियाई शेरों के संरक्षण की एक उल्लेखनीय कहानी है। विलुप्ति की ओर बढ़ रही ये प्रजाति अब अपने ऐतिहासिक इलाकों में एक बार फिर फैल रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।